सोचिए कल को अगर किसी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ जाए और पाकिस्तान पर हमला हो जाए। इस बार पाकिस्तान क्या वाकई अकेला नहीं है? क्या सऊदी अरब और टर्की भी पाकिस्तान का साथ देने के लिए जंग के मैदान में कूद जाएंगे? अब आप कहेंगे पाकिस्तान के अंगने में सऊदी अरब का क्या काम, टर्की का क्या काम? सऊदी अरब के बारे में आप पूछ सकते हैं, लेकिन टर्की और पाकिस्तान के याराने पर सवाल आप नहीं उठा सकते। आप भूले नहीं होंगे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में पर्दे के पीछे टर्की ने कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान की मदद करने के लिए। खैर, इस बार मैं बात कर रहा हूं टर्की और पाकिस्तान के खुलकर साथ देने के बारे में और सऊदी अरब के जुड़ने के बारे में, क्योंकि 7 अगस्त 2026 को मक्का में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने एक ऐसा डिफेंस एग्रीमेंट किया है जिसकी सबसे बड़ी हेडलाइन तो यह है कि हम साथ साथ हैं। वैसे तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने तो मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट की तुलना नेटो के आर्टिकल 5 से कर दी है। रुको जरा, क्या इसका मतलब यह है कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो सऊदी और तुर्की भी, इनकी सेनाएं भी भारत से लड़ने आ जाएंगी? या ये एग्रीमेंट जितना बड़ा सुनाई देता है असल में उतना बड़ा है नहीं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो कौन सा डर है जिसने इन तीनों देशों को एक साथ आने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए मजबूर कर दिया? ये तीनों देश मिलकर आज के समय में भारत की सैन्य ताकत के आगे कहां ठहरते हैं? इनकी खुद की ताकत क्या है? और दुनिया इस मक्का एग्रीमेंट को किस तरीके से देख रही है और क्यों पूछ रही है, जनाब, ये रिश्ता क्या कहलाता है? रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता वाकई क्या कहलाता है, इसी पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं रोशन आपके साथ। सबसे पहले बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि मक्का में दरअसल हुआ क्या। 7 अगस्त 2026 को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ मक्का में मिलते हैं। तीनों देशों ने मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। एग्रीमेंट का जो उद्देश्य है वो ये बताया गया कि कलेक्टिव डिफरेंस, यानी कि मिलकर एक तरीके से बाहरी हमले या चुनौती का अपनी ताकत से सामना करना। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर तीनों देशों की सेनाओं पर या तीनों देशों के किसी हिस्से पर कोई और देश हमला करता है तो ये तीनों मिलकर उस अटैक का जवाब देंगे। तीनों पर ही अटैक माना जाएगा। भारत में सबसे बड़ा सवाल इस समय यह है कि क्या पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी और तुर्की की सेनाएं भी भारत के खिलाफ युद्ध के मैदान पर होंगी? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है कि मैं आपसे कह दूं कि हाँ ऐसा होगा या नहीं होगा। इस बारे में आपको आगे डिटेल से बताऊंगा। पहले आपको एक जानकारी देनी जरूरी है कि करीब 11 महीने पहले सितंबर 2025 में, आपको याद होगा, पाकिस्तान और सऊदी अरब में डिफेंस डील हुई थी। फिर इसी साल जनवरी में यह सवाल उठा और चर्चा हुई कि क्या टर्की इसमें शामिल हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान और सऊदी, टर्की तीनों सुन्नी बहुल देश हैं। खासतौर से टर्की में और सऊदी अरब में, तुर्की में इस्लामिक देशों के लिहाज से देखा जाए, सुन्नी इस्लामिक देशों में अगुवाई करना, उनके लीडर बनने को लेकर टेंशन बहुत रही है। लेकिन पिछले कुछ समय में दोनों देशों के बीच में रिश्ते बेहतर हुए, आपसी व्यापार बढ़ गया है और अब तीनों साथ आ गए हैं। और यही है मक्का एग्रीमेंट। पहले तो सवाल है कि क्या नाटो जैसा कोई इस्लामिक देशों का अलायंस है? देखिए, तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हाकान फिदान, उन्होंने जरूर कहा है कि टेक्निकली ये नाटो के आर्टिकल 5 जैसा है, लेकिन नाटो आर्टिकल 5 और ये एग्रीमेंट एक जैसी चीज है, इसे मान लेना जल्दबाजी होगा, क्योंकि इस एग्रीमेंट का पूरा ऑपरेशनल टेक्स्ट, यानी जो दस्तावेज है, जो सही जानकारी है, वो पब्लिक में नहीं आई है। फिदान ने खुद कहा है कि अगर किसी मेंबर पर हमला होता है तो किस हद तक मदद करनी है, कितनी मदद करनी है, फॉर्मेट क्या होने वाला है, ये सलाह के बाद तय किया जाएगा। यानी कोई ऑटोमेटिक वॉर बटन नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुबह पाकिस्तान पर मिसाइल गिरती है, दोपहर तक सऊदी और तुर्की की जो जेट्स हैं वो भारत के खिलाफ आ जाएंगे। सैन्य सहायता हो सकती है, हथियार देकर सहायता हो सकती है, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो सकती है, एयर डिफेंस का सपोर्ट हो सकता है, ट्रूप्स भेजे जा सकते हैं, लेकिन उसका स्केल और तरीका बाकी देश उस समय के हालात देखकर फैसला लेंगे। हाँ, आप कह सकते हैं क्या मजाक हुआ, लड़ाई में साथ देंगे लेकिन पिटाई देखकर। ज्यादा पिटे तो आ जाएंगे, 2-4 थप्पड़ लगे तो आप अपने आप संभाल लेना। एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट को गंभीरता से लेने की जरूरत है, लेकिन इन तीनों देशों की संयुक्त सेना समझना अभी फिलहाल जल्दबाजी है। बहुत कुछ आगे होने वाला है। अगला सवाल है टाइमिंग को लेकर। आप कर सकते हैं कि ये एग्रीमेंट अभी क्यों हुआ, अचानक 2026 में तीनों देशों को उठ खड़े होकर यह जरूरत क्यों लगती है कि अब तीनों देशों को
इस तरह का एग्रीमेंट करना चाहिए। देखिए, एक तरफ तुर्की नाटो का मेंबर है, दूसरी तरफ सऊदी है जो कि अमेरिका की डिफेंस अलायंस में एक तरीके से है। अमेरिका उसे सिक्योरिटी देता है। इसके पीछे बड़ी वजह यह कि वेस्ट एशिया में जिस तरह का सिक्योरिटी इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है, पिछले कुछ महीनों में ईरान के साथ युद्ध, गल्फ देशों में मिसाइल और ड्रोन का बढ़ता खतरा, सऊदी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर में खतरा हुआ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में किस तरह की अनिश्चितता है वो आपके सामने है। इन सब ने सऊदी अरेबिया को एक सवाल के सामने लाकर खड़ा कर दिया जिसका जवाब उसे खोजना होगा। उस जवाब को उसे चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए। सवाल कि अगर अगली बार हमला हुआ तो सिक्योरिटी कौन देगा? सऊदी अरब को, क्योंकि सऊदी अरेबिया दशकों से अमेरिकी सिक्योरिटी अम्ब्रेला के ऊपर है। हाल के रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में देखें गल्फ देशों में तो ये चिंता बढ़ गई है। क्या अमेरिका हर बार उसी तरह इंटरवीन करेगा जैसे मदद की उम्मीद उससे की जाती है? सबसे बड़ी बात, सऊदी का अमेरिका पर भरोसा कम हुआ है। उसकी पहली वजह है ट्रंप का नाटो के जो फाउंडिंग मेंबर हैं डेनमार्क कि ग्रीनलैंड पर इलाके पर जो कब्जा करने की धमकी है। उसके बाद ईरान के साथ अमेरिका का जिस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद इस्लामिक देश दो धड़ों में बंट गए हैं। ईरान, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान और मिडिल ईस्ट के लिए जो सुन्नी देश हैं उस पर हमले कर रहा है। ईरान के प्रॉक्सी हूती ने भी सऊदी पर हमले किए, वो भी तब जब इन देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेस है, यानी अमेरिका का डर नहीं है, गारंटी है। तो क्या ट्रंप की कोई गारंटी ले सकता है? और इसी माहौल में सऊदी ने अपनी सिक्योरिटी पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया है, यानी अपने हित देखने शुरू किए हैं कि अगर जरूरत पड़ती है तो सऊदी की मदद के लिए कौन आ सकता है। और दोस्तों, मक्का एग्रीमेंट इसी बॉर्डर रीजनल शिफ्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखना सही होगा। यानी सिर्फ पाकिस्तान और भारत के बीच जो कहानी है उससे नहीं, सऊदी अरब की अपनी सुरक्षा को लेकर जो बेचैनी है, चुनौती है, वो एक तस्वीर है। अब अगला सवाल है कि सऊदी को पाकिस्तान की जरूरत क्यों है? देखिए, सऊदी अरेबिया के पास पैसा है, अमेरिका से वेपन्स मिल जाते हैं, मॉडर्न फाइटर जेट्स हैं, पैट्रियट और दूसरे एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास एक चीज़ है जो सऊदी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लड़ाई का अनुभव और लार्ज स्टैंडिंग मिलिट्री मैन पावर। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के मिलिट्री रिलेशंस नए नहीं हैं। दशकों से पाकिस्तानी सेना सऊदी फोर्सेस को ट्रेनिंग और एडवाइजरी सपोर्ट देती रही है। एक समय में सऊदी अरेबिया में हजारों पाकिस्तानी ट्रूप्स मौजूद रहे। 1979 में ग्रांड मॉस क्राइसिस हुई, उस समय भी पाकिस्तान की जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मदद कर रही थी। यानी सऊदी के लिए पाकिस्तान सिर्फ एक मुस्लिम देश नहीं है, पाकिस्तान उसका एक ट्रेंड मिलिट्री पार्टनर है जहां से मैन पावर आती है। एक और महत्वपूर्ण बात, पाकिस्तान दुनिया का एक मात्र मुस्लिम देश है जिसके पास एटॉमिक पावर है, परमाणु हथियार है। इसलिए पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस रिलेशनशिप सऊदी के लिए सिर्फ कन्वेंशनल मिलिट्री कॉपरेशन नहीं है, बल्कि सवाल सऊदी के लिए तो ये भी है कि किस तरीके से पाकिस्तान का वो फायदा उठाए अगर किसी भी तरीके की पाकिस्तान को आर्थिक मदद होती है। अब एक तरफ पाकिस्तान के लिए देखिए, पाकिस्तान के लिए ये एग्रीमेंट सिर्फ दोस्ती का सर्टिफिकेट नहीं है, स्ट्रेटेजिक इंश्योरेंस है। क्योंकि पाकिस्तान के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी इकॉनमी, उसकी अर्थव्यवस्था, और ऐसे समय में मिलिट्री उसकी बहुत बड़ी है। लगातार इकोनॉमिक प्रेशर है इस देश के लिए, और बड़ी सेना रखना ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती है। अगर तीनों देश साथ आते हैं तो ये अलायंस सऊदी अरेबिया को देगा कैपिटल, एक तरीके से वो पैसा दे सकता है, एनर्जी पार्टनरशिप दे सकता है, पॉलिटिकल वेट दे सकता है। टर्की देता है डिफेंस की टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, नेवल सिस्टम है, कॉपरेशन और नई तकनीक है, मैन्युफैक्चरिंग है, और पाकिस्तान के पास है उसकी मिलिट्री पावर, मैन पावर, हथियार। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि भारत के खिलाफ इस अलायंस की असल ताकत क्या है। अब यहां एक गलती नहीं करनी चाहिए कि मिलिट्री कंपैरिजन सिर्फ सैनिकों की गिनती से नहीं होता। वॉर में देखना पड़ता है कि एयर पावर क्या है, नेवल पावर क्या है, मिसाइल्स, एयर डिफेंस, सैटेलाइट्स, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, ज्योग्राफी, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है किसी देश के साथ लड़ने के लिए। क्या तीनों देश एक साथ आने से ये सब जुड़ जाएंगे? क्योंकि एग्रीमेंट करने और ज्वाइंट मिलिट्री कमांड को बनाने में आसमान जमीन का फर्क है। फिर भी बड़ी तस्वीर में देखा जाए तो भारत की साल 2025 में मिलिट्री एक्सपेंडिचर लगभग
$92.1 बिलियन थी और पाकिस्तान की करीब $11.9 बिलियन। सऊदी अरब को देखा जाए तो $83.2 बिलियन खर्च किए, यानी भारत का जो रक्षा बजट है वो पाकिस्तान सऊदी मिलाकर जो सैन्य खर्च होता है उस स्तर पर आप देखें तो बराबर या ज्यादा का है। टर्की की स्पेंडिंग अलग से है, लेकिन सिर्फ पैसा देखकर यह फैसला नहीं लिया जा सकता। अगला सवाल भारत की अपनी सैन्य ताकत को लेकर है। भारत के पास एक बड़ी स्टैंडिंग मिलिट्री फोर्स है, 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, बड़ी सबमरीन्स हैं, लार्ज रेंज मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, डिफेंस और कैपेबिलिटीज अलग तरह की हैं। जिस तरह की विकसित किए जा रहे हैं, जिस तरीके से हम अपने हथियार खुद बना रहे हैं, लगातार भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी डिफेंस को लेकर मजबूती से बढ़ा रहा है। 2026-27 के बजट में देखें तो डिफेंस मिनिस्ट्री के मैं आंकड़े सामने रखता हूं, 27,85,000 करोड़ का बजट मिला। इसका मतलब भारत आज सिर्फ मिलिट्री मेंटेन नहीं कर रहा है, बल्कि अपने दशक के लिए मिलिट्री बनाने पर पैसा लगा रहा है। लेकिन मैं यहां भारत और टर्की की बात कर लेता हूं, क्योंकि टर्की को कम आंकना गलती होगी। तुर्की की खासियत सिर्फ सैनिकों की संख्या नहीं है, उसकी ताकत है डिफेंस इंडस्ट्री। बेहतर तरीके से ड्रोन्स बनाना, सिस्टम बनाना, मिसाइल्स बनाना, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नेवल प्लेटफॉर्म पर काम करना। एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में भी टर्की काफी तेजी से स्वदेशी कैपेबिलिटीज विकसित कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त चुनिंदा टर्की के हम जो ड्रोन से वो देख सकें, लेकिन भारत के सामने वो टिके नहीं। ये जरूर हुआ कि भारत के सामने छुप कर जिस तरह की मदद तुर्की ने पाकिस्तान की वो शुरुआती जांच में बताता है कि सारा सोनगार सिस्टम से जोड़ा गया था, वो इसी का था। अब सबसे अहम सवाल है कि इंडिया के लिए खतरा क्या बड़ा है। मेरा असेसमेंट होगा कि खतरे के लिए नहीं, तैयारी के तौर पर, चुनौती के तौर पर इसे देखना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में किस देश के सामने खतरा नहीं। कौन सा देश है जो सामने आकर कह सकता है कि उसके सामने किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है। लेकिन आप किसी भी चुनौती में अगर कोई समझौता, कोई एग्रीमेंट देखते हैं और आप उसे 3 गुना करके देखते हैं क्योंकि 3 लोग मिल गए हैं, तो ये गलत होगा ये समझना, क्योंकि तीनों देशों की ज्योग्राफी अलग है, सब आसपास नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया एक तरीके से लैंड बॉर्डर है, टर्की हजारों किलोमीटर दूर है, सऊदी अरब भी इंडिया से सीधे कनेक्टेड नहीं है। अगर पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में आता है तो टर्की और पाकिस्तान के लिए वेपन्स भेजना रिलेटिवली आसान है, इंटेलिजेंस देना आसान है, मिसाइल्स देना आसान है, लेकिन पूरी टर्किश आर्मी को पाकिस्तान के लिए बैटलफील्ड में उतार देना ये नहीं होता। और सऊदी का वो क्लॉज जिस पर ध्यान दिलवाया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि युद्ध की परिस्थिति बनने पर उस समय को देखकर फैसला लेंगे ये देश, क्योंकि भारत और सऊदी के जो अपने रिश्ते हैं बहुत अच्छे हैं। इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में आप 24-25 में देखें तो द्विपक्षीय जो व्यापार हुआ वो करीब 41 बिलियन डॉलर का था, उससे ज्यादा का। सऊदी अरब भारत का 5वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। सऊदी का भारत में करीब 10 बिलियन डॉलर का निवेश है। भारत में 6000 से ज्यादा सऊदी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं। इसलिए यह कहना कि सऊदी अब भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा, ये आसान और सरल तरीका हो सकता है, लेकिन ये कूटनीतिक लिहाज से ऐसा नहीं होता, ऐसे काम नहीं करती चीजें। अब बात करते हैं इंडिया और टर्की इक्वेशन की। यहां स्थिति कॉम्प्लिकेटेड है। टर्की और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस काफी मजबूत हैं। कश्मीर के मसले पर टर्की ने लगातार पाकिस्तान का साथ दिया है, और इस एग्रीमेंट से पहले ही, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इससे पहले भी जो गठजोड़ है वो सावधान रहने वाला है, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं किस ब्लॉक में टर्की खड़ा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक नए देशों का, 3 देशों का एक नया ब्लॉक बनता है तो उसका जवाब ब्लॉक बनाकर भारत दे सकता है, नहीं, बल्कि अपनी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप को और मजबूत करना चाहिए। सऊदी के साथ रिश्ता अच्छा, टर्की के साथ अच्छा करना चाहिए। एक लाइन में इस पूरी पार्टनरशिप को समझें तो मक्का एग्रीमेंट पाकिस्तान की नई डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक शील्ड जरूर है, लेकिन इन देशों का अपना अपना हित है, और ऐसे में हर कोई वक्त देखकर, नजाकत देकर फैसला लेगा। आपको क्या लगता है कि मक्का डिफेंस एग्रीमेंट आपके विचार से क्या कुछ है? क्या ये सिर्फ गल्फ देशों में जो इस समय स्थिति बनकर आई है, इस्लामिक देशों के सामने जो चुनौती है उसको काउंटर करने के लिए है? अमेरिका से जो भरोसा कम हो रहा है सऊदी का, उसको काउंटर करने के लिए? इजराइल एक चुनौती जरूर बन गया है, और इजराइल ने यह दिखा दिया है कि अमेरिका का सहयोग नहीं भी होता है, और अब जो सिग्नल इजराइल दे रहा है उसे अमेरिका से ग्रीन सिग्नल की जरूरत नहीं है, उसको काउंटर करने के लिए है? या सऊदी अरब ये ऑल्टरनेट डिफेंस शील्ड को सोच रहा है, जिसमें अगर अमेरिका का साथ नहीं मिलता है तो वो किस तरीके से आने वाले खतरों से निपटेगा, उसके लिए अलायंस बना है?
या इसे भारत के लिए आप कोई चुनौती मानते हैं? किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय ज़रूर साझा करें, इस कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।